नमस्कार। सेल्फ में ट्यूटोरियल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर वीडियो में आप देखेंगे फ्रांस की क्रांति के परिणाम, रिजल्ट्स ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। यानी कि फ्रांस में जो क्रांति हुई थी 1789 में, तो उसका आज हम लोग पढ़ेंगे रिजल्ट्स, उसके रिजल्ट्स क्या हुए और उसकी कॉज एंड रोल ऑफ फिलोसफर्स जो है। ये 2 क्वेश्चन जो बन रहा है मैं बहुत जल्द ही आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगी। बस आप लोग चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रांस के क्रांति के परिणाम देखेंगे तो 1789 में फ्रांस की क्रांति के परिणाम, ये आज का टॉपिक है। 1789 की फ्रांस की क्रांति यूरोपीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसने प्राचीन मान्यताओं एवं विचारों का अंत कर 3 नए सिद्धांत, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व जैसे नवीन आदर्शों को जन्म दिया। ये स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, ये नारा जो था वो फ्रांस के क्रांति के प्रमुख नारा भी ये स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा था। इसके परिणाम पुनर्जागरण या धर्म सुधार आंदोलन से या रोम के पतन से या सेंट पीटर के बलिदान से कहीं अधिक शक्तिशाली साबित हुए, क्योंकि इस क्रांति ने एक पुरातन युग का अंत कर नए युग की शुरुआत की थी। अब मुख्य रूप से इस क्रांति ने किस किस क्षेत्र को प्रभावित किया या परिणाम स्वरूप किन क्षेत्रों में सुधार हुआ, इसके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रांस की क्रांति के परिणाम इस प्रकार हैं। सबसे पहले जिस क्षेत्र में सुधार देखा गया वो था सामंतवाद का उन्मूलन, सामंतवाद का समापन या सामंतवाद को समाप्त करना। तो यूरोपीय कंट्री में सामंतवाद का प्रचलन 5वीं से 15वीं शताब्दी के समय तक अपने चरमोत्कर्ष पे था। 16वीं शताब्दी में जब राष्ट्रीय राज्यों के उदय हुआ तो सामंती व्यवस्था जो है दूर होने लगी, किंतु सामंतवादी अवशेष एकाएक समाप्त होने वाला न था। यानी कि 16वीं सदी के बाद जब राष्ट्रीय राज्यों का उदय हो गया तो ये सामंती व्यवस्था समाप्त हो रहा था, लेकिन कोई भी व्यवस्था जो होता है, वो परंपरा जो होता है, अचानक से समाप्त नहीं होता है। उसके कुछ अवशेष, उसके अंश बच ही जाते हैं। तो उसी तरह से सामंती व्यवस्था का अवशेष भी बचा हुआ था यूरोप में और उसका दबदबा भी था। उनके सामंती विशेषाधिकार जो थे, यानी उनको विशेष सुविधाएं जो दी गई थी, जैसे सामंती दे, यानी एक तरह के उन्हें सामंत के रूप में वो एक प्रकार के टैक्स वसूल करते थे, बेगार, नजराना और अन्य तरह के टैक्स के वो अधिकारी थे। आर्थिक शोषण तो उनकी नीति ही थी। सबसे बड़ी बुराई यह थी कि सामंतवादी व्यवस्था के अंतर्गत सर्वसाधारण का कुछ भी महत्व नहीं था। यानी ये सामंत जो थे आम जनता को, साधारण व्यक्ति को काफ़ी शोषित करते थे। इनसे अनेक प्रकार के टैक्स के साथ साथ बेगारी लेना, बेगार खटवाना और नजराने के रूप में बहुत सारे संपत्ति की वसूली करते थे। लेकिन फ्रांस की क्रांति ने इस अपमानजनक और घृणित व्यवस्था का अंत कर दिया और ये क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम साबित हुआ। 4 अगस्त 1789 में फ्रांस की संविधान सभा की बैठक हुई। 4 अगस्त को रात भर अधिवेशन चलता रहा। इसमें कुल मिलाकर 30 अज्ञप्तियाँ यानी डिक्रीज पारित की गई, यानी एक्ट, कुछ ऐसे रूल्स पारित किए गए जिनके फलस्वरूप सामंतवाद के जितने अवशेष थे वे सब नष्ट हो गए। वर्ग विशेषाधिकार, बेगारी, अर्धदास प्रथा, सामंती दे, नजराने सब एक ही रात में समाप्त हो गए एवं सामाजिक समानता की स्थापना हुई। समाज में समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे की स्थापना हुई। तो ये थे फ्रांसीसी क्रांति के सबसे महत्वपूर्ण परिणाम जो समाज के हित में था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट परिणाम क्या हुआ। सामंती व्यवस्था का प्रगतिशील राष्ट्रीयता का विकास।
राष्ट्रीयता का विकास मतलब होता है राष्ट्रीयता यानी कि राजतंत्र समाप्त और लोकतंत्र प्रजातंत्र की स्थापना, जिनमें सभी व्यक्ति एक राष्ट्र एक झंडे के नीचे इकट्ठे हो सके, यानी केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन कहते हैं उसको। फ्रांसीसी क्रांति के सबसे महत्वपूर्ण परिणाम राष्ट्रीयता का भी साबित हुआ और इसने एक राष्ट्रीयता के सिद्धांत को जन्म दिया। लोगों में राष्ट्रीयता की भावना भरने में इसने उत्तेजक काम किया। 1792 में जब विदेशियों ने फ्रांस पर आक्रमण किया तो फ्रांसीसियों ने राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर बड़े अदम्य उत्साह से शत्रु का डटकर मुकाबला किया। सेना तथा प्रशासन का संगठन राष्ट्रीय स्तर पर हुआ। अब ऐसा नहीं था कि सेना या प्रशासन का संगठन किसी राजा विशेष के अधीन ही होता था, ये राष्ट्रीय स्तर पर होता था। लोगों को अपनी योग्यता के अनुसार उनका चुनाव होता था। फ्रांस की राष्ट्रीय भावना से यूरोप के अन्य देश के लोग भी प्रभावित हुए। इससे यानी राष्ट्रीयता की इस भावना से, इस सिद्धांत से सिर्फ फ्रांस ही नहीं, यूरोप के अन्य देश भी प्रभावित हुए। यद्यपि वियना सम्मेलन में राष्ट्रीयता की भावनाओं को दबाने का प्रयत्न किया गया, पवित्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भावनाओं को प्रोत्साहन दिया गया, फिर भी 19वीं शताब्दी का इतिहास राष्ट्रीयता का इतिहास है। यूरोप की क्रांति से सबसे मूल्यवान उपहार मिला राष्ट्रीयता, जो फ्रांस की बौद्धिक और सामाजिक क्रांति की सार थी। जर्मनी, स्पेन, इटली, पोलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, मिस्र, यूनान, सर्बिया, इंग्लैंड, आयरलैंड में राष्ट्रीय भावनाओं का विकास फ्रांसीसी क्रांति की ही देन थी। गतिशील राष्ट्रीयता का विकास क्रम अभी भी जारी है, यानी कि अभी भी जहाँ राजतंत्र है वहाँ लोगों की ये कोशिश है कि वहाँ राष्ट्रीयता का विकास हो और लोग एक झंडे और एक राष्ट्र के नीचे आ सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, पॉइंट है धर्मनिरपेक्ष राज्य का प्रादुर्भाव। ये बात सही है कि फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर स्टेट्स के रूप में उभरा। फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप यूरोप में धर्मनिरपेक्ष राज्य का उदय हुआ। धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई गई। धार्मिक टॉलरेंस यानी रिलीजियस टॉलरेंस का मतलब होता है कि सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करना। क्रांति के पहले लोगों पर फोर्सली बलपूर्वक धर्म लादा जाता था और जो इन धर्मों का विरोध करते थे उन्हें अनेक तरह की यातनाएं दी जाती थी, उन्हें पनिश किया जाता था, यहाँ तक कि उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ती थी। राजा का धर्म ही प्रजा का धर्म समझा जाता था। लेकिन राज्य और धर्म का क्षेत्र अब जो था, क्रांति के बाद राज्य और धर्म का क्षेत्र अब अलग अलग हो गया था। यूरोप में सर्वप्रथम धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत की स्थापना फ्रांस में ही हुई थी और इसके बाद से लोग स्वतंत्र हो गए। जो भी धर्म मानना हो वो उसके लिए स्वतंत्र है, यानी राज्य का कोई धर्म नहीं था। उसमें निवास करने वाले व्यक्ति अपने इच्छा के अनुसार जो धर्म माने वो मान सकते थे। इस तरह से फ्रांस एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में उभरा। अब हम देखेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक है, वो है राजनीतिक प्रभाव। फ्रांसीसी क्रांति के पहले फ्रांस ही नहीं, यूरोप के अन्य देशों में भी राजनीति का स्रोत दैवीय अधिकार था। सबसे पहले मैं बता दूं कि दैवीय अधिकार का मतलब होता है राजा के अधीन सारी शक्तियों का निवास, क्योंकि राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि समझा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि राजा अगर कुछ भी कहे, उसके जो भी विचार हो वो ईश्वर के विचार समझे जाते थे और उसी के अनुसार शासन किया जाता था। लेकिन इस विचारधारा का अंत होता है। प्रजा को इसके विरुद्ध आवाज़ उठाने के अधिकार न थे दैवीय सिद्धांत के खिलाफ। इस तरह दैवीय अधिकार के आड़ में राजा निरंकुश होते गए। इस निरंकुशता बढ़ती गई, वे प्रजा के शोषक बन गए। फ्रांसीसी क्रांति के अवसर पर रूसों के क्रांतिकारी सिद्धांत राजनीति के क्षेत्र में जन क्रांति बनकर फैला, जिसके फलस्वरूप अब रूसों ने इसी समय अपने एक सिद्धांत दिए थे। तो उनका सिद्धांत था कि राजा का काम प्रजा की सेवा करना है। यदि कोई शासक प्रजा की देखभाल, उनकी सेवा नहीं करता है तो प्रजा का यह अधिकार है कि वो उन्हें गद्दी से हटा सके। और संविधान बनाने का अधिकार जनता का है और संविधान भी उनके हित के लिए ही बनाई जाती है। तो ये उनके सिद्धांत, रूसों का यह सिद्धांत जो था क्रांति की तरह जन क्रांति बन के फैला, जिसके फलस्वरूप बास्तिल जो फ्रांस का बंदी गृह था, कारागृह था, बास्तिल का
वो बास्तिल का पतन हुआ, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जन समुदाय के क्रोध का शिकार बना। जन समुदाय ने इस पर आक्रमण कर इसे विध्वंस कर डाला। सरकार की निरंकुशता के विरुद्ध यह एक क्रांतिकारी कदम था। लोग राजनीति में दिलचस्पी लेने लगे। राजनीतिक क्लबों, दलों का बड़े पैमाने पर बनना आरंभ हुआ। जनता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी हो गई। यानी फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप जनता को अपने हक अधिकार के प्रति लड़ने, आवाज़ उठाने की चेतना जागृत हुई। देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति के जो परिणाम के फलस्वरूप जिन बिंदुओं को प्रभावित किया, वो तक सबसे पहला ये क्रांति के सिद्धांत, यानी कि जो क्रांति के सिद्धांत थे उस सिद्धांत ने अन्य देशों को भी प्रभावित किया और आगे भी फ्रांस में लोगों में उत्तेजक यानी कि इंस्पिरेशन के रूप में कार्य किया। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व यानी कि भाईचारा फ्रांस की क्रांति के सिद्धांत थे। यह अत्यंत ही लोकप्रिय और महत्वपूर्ण साबित हुए और आज भी वहाँ पे ये नारे दीवारों पर अंकित हैं। क्रांतिकारियों ने क्रांति के इन सिद्धांतों को सार्वजनिक भवनों में अंकित कर डाला। स्वतंत्रता का सिद्धांत राजनीतिक आदतों को इंगित करता है। यह जनता को सार्वभौमिकता, धार्मिक स्वतंत्रता, भाषण एवं प्रकाशन स्वतंत्रता को बतलाता है। व्यक्तिगत संपत्ति पर स्वामित्व के अधिकार को क्रांति ने मानव का एक मूलभूत अधिकार बतलाया। समानता का सिद्धांत, समानता के सिद्धांत क्रांति के सारे क्रियाकलापों को बतलाता है। इससे सामंतवाद, बंधुआवाद, सारे विशेषाधिकार का अंत कर दिया। इसने सर्वप्रथम यह बतलाया कि सभी मानव समान हैं, उन्हें समान अधिकार मिलना चाहिए, कानून के आगे सभी समान हैं। और भाईचारा यानी कि भ्रातृत्व का सिद्धांत है आदर्शवादी भाईचारे का प्रतीक है, जिसने राष्ट्रीयता का रूप धारण कर लिया। फ्रांस के ये क्रांतिकारी सिद्धांत फ्रांस तक ही सीमित नहीं रहे, अपितु उसने संपूर्ण विश्व को भी प्रभावित किया। यानी कि स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का जो सिद्धांत था, जो फ्रांसीसी क्रांति के मूल में निवास था, इसी सिद्धांत को बेस बनाकर क्रांति की शुरुआत हुई थी और क्रांति को लड़ा गया था। तो वो यूरोपीय क्रांति को यानी अन्य यूरोपीय देशों को भी ये सिद्धांत ने प्रभावित किया। नेक्स्ट परिणाम जो थे वो इस प्रकार थे। व्यक्ति की महत्ता, 1789 की संविधान परिषद ने व्यक्ति की महत्ता को स्वीकार किया। इसने मानव के मूलभूत अधिकारों की घोषणा की, मानव के मूलभूत यानी फंडामेंटल राइट्स की घोषणा की। इसमें बतलाया गया कि सभी मानव समान हैं, उन्हें समान अधिकार मिलना चाहिए। घोषणा के अनुसार लोगों को स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति सुरक्षा तथा अत्याचार का विरोध के अधिकार मिले। व्यक्ति की मर्यादा, डिग्निटी ऑफ मैन स्वीकार की गई। अब उसे बिना अभियोग के गिरफ्तारी वारंट द्वारा कैद नहीं किया जा सकता। अब सर्वसाधारण वर्ग का कोई व्यक्ति समाज में सर ऊंचा उठाकर चल सकता था। फ्रांसीसी क्रांति की एक बड़ी अच्छी उपज थी। यानी कि पहले था कि किसी व्यक्ति विशेष पर शक होने पर उसे बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता था, लेकिन अब उसे कोई गिरफ्तार नहीं किया सकता। वह कॉज पूछ सकता है कि उसे कारण क्या है और वह अपने लिए वकील भी रख सकता है। ऐसी स्वतंत्रता अधिकार दिए गए थे आम व्यक्ति को। ये फ्रांसीसी क्रांति के जो परिणाम हुए, एक था वो था समाजवाद का प्रारंभ। फ्रांसीसी क्रांति के फल स्वरूप, परिणाम स्वरूप समाजवाद का प्रारंभ हुआ फ्रांस में। फ्रांसीसी क्रांति ने समाजवाद का बीज बोया। समाजवाद का मतलब होता है जहाँ छोटे बड़े सभी के लिए नियम, कानून और समाज में उनका समान स्थान होता है। क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में दो राजनीतिक दलों का उदय हुआ, विधानवादी और एक गणतंत्रवादी, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट और एक रिपब्लिकन्स। गणतंत्रवादी अपनी विचारधारा की विभिन्नता के कारण दो दलों में विभक्त थे, एक जीरोदिस्ट और एक जैकोबिन। जैकोबिन बहुत फेमस हुआ। रॉब्सपियर जैकोबिन दल का नेता था। देश भर में जैकोबिन दल की शाखाएं लगभग 400 थीं। इस दल के कुछ सदस्यों को समाजवादी कहा जा सकता है। इन लोगों ने पहले पहल अमीर वर्ग के विरुद्ध गरीबों का पक्ष लिया, यानी कि गरीबों को भी समान अधिकार देने की बात कही और उनका पक्ष लिया। उस समय की परिस्थिति पर विचार करते हुए रॉब्सपियर को एक उग्र समाजवादी कहा जा सकता है।
वह एक ऐसे राज्य की स्थापना करना चाहता था जिससे अमीर गरीब का भेदभाव न हो तथा संपत्ति का उचित वितरण हो। आधुनिक समाजवाद इसी सिद्धांत पर आधारित है। तो रॉबस्पियर को उस परिस्थिति के अनुसार उग्र समाजवादी तो कहा गया है, लेकिन कुछ इतिहासकार ऐसे भी हैं जो रॉबस्पियर को समाजवादी नहीं मानते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि रॉबस्पियर ने अपने समय में, क्योंकि वो चूँकि समाजवादी था, लेकिन उसने मजदूरों के लिए कोई संगठन स्थापित नहीं किए, उनके लिए कोई विशेष कार्य नहीं किए, कोई सुधार नहीं किए, तो उन्हें समाजवादी नहीं कहा जा सकता। भले ही उस परिस्थिति के अनुसार जब फ्रांस की क्रांति हुई तो एक समाजवादी के रूप में उभरा था, गरीबों के साथ खड़ा था, उनके हक अधिकार के लिए लड़ रहा था। तो कुछ देर के लिए उन्हें कुछ इतिहासकार जो है समाजवादी कहते भी हैं। ये परिणाम फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप जो एक बिंदु है, फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप जो उभर के सामने आया वो था नेपोलियन का उदय, राइज ऑफ नेपोलियन। यानी कि फ्रांसीसी क्रांति का ही उपज था नेपोलियन। क्रांति ने यह स्पष्ट कर दिया कि कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता से और न कि उच्च वंश में जन्म लेने के कारण फ्रांस का सम्राट बन सकता है। यानी कि कोई भी आम व्यक्ति अपनी योग्यता से, भले ही वो किसी उच्च कुल का न हो, फिर भी वह फ्रांस का सम्राट बन सकता है। 1799 से 1814 ईस्वी तक यूरोप का इतिहास एक देश, एक घटना और एक व्यक्ति का इतिहास है। देश फ्रांस, घटना फ्रांस की क्रांति और व्यक्ति है नेपोलियन। यानी कि उसके फलस्वरूप जिस तरह से नेपोलियन का उदय हुआ, एक समय में सिर्फ देश में नेपोलियन ही था और उसी का इतिहास था। लगभग 15 वर्षों तक नेपोलियन पूरे यूरोप में तहलका मचाता रहा। वह अत्यंत ही अध्यवसायी और परिश्रमी था, दिन रात खटता रहता था। उसने कहा था कि कठिन शब्द फ्रेंच शब्दकोश में नहीं पाया जाता है। यानी कि कठिनाई या कठिन शब्द जो है फ्रेंच डिक्शनरी में नहीं पाया जाता है। वो इतना दिन रात मेहनत करता था नेपोलियन। इसीलिए तो नेपोलियन ने पूरे यूरोप पर विजय प्राप्त किया था और उसके इतिहास को बहुत ही महत्वपूर्ण, इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी माना जाता है। यूरोपीय इतिहास में वह एक शक्ति के रूप में प्रकट हुआ। उसके सुधार फ्रांस, जर्मनी और इटली के लिए वरदान साबित हुए। उसने फ्रांसीसी क्रांति की समानता के सिद्धांत को आंशिक रूप से अपनाया। उसने लोगों को सामाजिक समानता दी, लेकिन उन्हें राजनीतिक स्वतंत्रता से वंचित रखा। क्यों वंचित रखा? क्यों चाहता था कि सामाजिक समानता तो दिया, समाज में सभी समान हैं, उन्हें समान अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन राजनीतिक स्वतंत्रता से दूर रखा। उनका कहना था कि स्वतंत्रता का अधिकार जो है प्राप्त कर लेने पर लोग कानून को अपने हाथ में लेते हैं, और कानून को अपने हाथ में लेने से देश में अराजकता, अशांति और अव्यवस्था फैलती है। किंतु नेपोलियन ने फ्रांस की समृद्धि और गौरव वृद्धि के लिए अथक परिश्रम किया। उसने पेरिस को आधुनिक ढंग से सजाकर यूरोपीय आकर्षण का केंद्र बना दिया। व्यापार व्यवसाय को प्रोत्साहन देने के लिए बैंक ऑफ फ्रांस खोला। देश में उच्च शिक्षा के प्रबंध के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रांस की स्थापना की। साहित्य, कला, विज्ञान को प्रोत्साहन देने के लिए लोगों को सम्मान सूचक उपाधियां भी प्रदान की। सरकारी नौकरियों का द्वार प्रतिभावान के लिए खोल दिया गया। यानी कि अब शिक्षा के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, साहित्य कला के क्षेत्र में उसने जो सुधार किया, और साथ ही ऊंचे ऊंचे पदों पर जो नियुक्ति थी सभी योग्य व्यक्तियों के लिए खोल दिया गया। अब ऐसा नहीं था कि ऊंचे ऊंचे पदों पर सिर्फ कुलीन और बड़े स्टेट्स के व्यक्ति ही ज्वाइन कर सकते हैं या नौकरी पा सकते हैं। अब आम व्यक्ति भी अपनी योग्यता के बल पे वो नौकरी पा सकता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि नेपोलियन ने अपने जीवन अल्पकालीन शासन में अनेक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सुधारों से फ्रांस को यूरोप का जबरदस्त ताकतवर देश बना दिया। किंतु उसके आक्रमण और विध्वंसकारी युद्धों ने उसे अलोकप्रिय बना दिया। उसके रूसी और स्पेनी युद्धों ने उसे बर्बाद कर दिया। निसंदेह वह यूरोपीय इतिहास में अपने सुधारों के लिए आकाशदीप था एवं अपनी विध्वंसकारी युद्ध नीति के लिए एक आतंक था। यानी कि नेपोलियन की जो नीति रही, नेपोलियन का फ्रांस में जो कार्यकाल रहा, उसने फ्रांस के लिए बहुत कुछ किया। फ्रांस को यूरोप का एक नंबर 1
कंट्री के रूप में लेकर सामने आया, लेकिन उसकी लास्ट में जो कुछ नीति थी, जैसे महाद्वीपीय व्यवस्था, यूरोपीय कंट्री के साथ व्यापार से संबंधित कुछ नीतियाँ, वो काफ़ी असफल साबित हुई, जिसके परिणाम स्वरूप उसका पतन शुरू हुआ। तो इस तरह से आगे भी हम नेपोलियन का लेक्चर वीडियो लेकर, नेपोलियन से रिलेटेड लेक्चर वीडियो लेकर मैं आऊँगी। नेपोलियन कोड, उसके सुधार और उसका उत्कर्ष और उसका पतन, वो सब मैं इसके एक एक करके वो लेक्चर लेकर आऊँगी। और अभी लेकिन फ़िलहाल मैं, जैसे कि अभी हमने रिजल्ट्स डाल दिया फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, लेकिन अभी रोल ऑफ फिलोसोफर इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच यानी फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों की क्या भूमिका थी वो, और उसके क्रांति के कारण, ये वीडियो मैं बहुत जल्दी उसके लेक्चर लेकर आऊँगी। बस आप चैनल पर बने रहें। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इससे आपके जो भी वर्ल्ड हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री से या जो भी ऑल ओवर हिस्ट्री है, उससे जो टॉपिक अपलोड होता है, उससे आसानी से आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बस चैनल पर बने रहें, अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।